अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्टेम इंस्टीट्यूट। उम्मीद है कि आप लोगों ने ईद को एंजॉय कर लिया होगा। अब ईद ख़त्म हो चुकी है और आज की हमारी वीडियो पार्ट 5 पर है उस सेशन के जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, फ़िज़िक्स का पेपर 1 का डिफ़िकल्ट MCQs का सेशन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 वेरिएंट 11 2021 अक्टूबर नवंबर है। एन एयरक्राफ्ट हेड्स इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल theta east of the north with a horizontal velocity relative to the air of 800 km per hour. Wind blows with a horizontal velocity of 200 km per hour from west to east as shown। ठीक है, ये विंड की ये वेलोसिटी है, विंड इस तरफ है और ये इस तरफ है। एंड the resultant velocity of the aircraft is due in the direction due north। इस तरफ resultant है। what is the angle theta and the magnitude of the resultant velocity। अब resultant velocity का थीटा पहले पूछ रहा है और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि क्या होगा। ये रिजल्टेंट है, ये इसकी ये एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिलेटिव टू एयर, और ये है एयर की और ये है थीटा। अब मैं इसको ना ज़रा तरतीब से कर लेता हूँ, इसको ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, ये थीटा है और ये क्या थी हमारी 800 और ये क्या थी हमारी 200। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हाँ, वो कह रहा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल, यानी कि हमने ये निकालना है और थीटा निकालना है। अब ये इसमें इसके रिलेटिव हमारी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हम इधर लगा लेंगे पहले इसको निकालने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 800 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। जब इसको हम वो करेंगे तो इसका आएगा 14.47 डिग्री। तब ये इसको हम राउंड ऑफ तो करेंगे तो ये राउंड ऑफ होगा तो ये राउंड डाउन हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हमने निकालनी है इसकी ये, तो ये कैसे निकालेंगे, ये हम निकाल लेते हैं cos 14 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, अब बेस निकालनी है, हमने इसकी बेस निकालनी है तो हम हाइट इंटू हाइपोटेनस इंटू cos 14 कर देंगे। बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना था 800 cos 14, तो अब मैं कर लूँगा 800 cos 14, तो ये आ रहा है 776.23। ये राउंड अप हो जाएगा और ये 770 के करीब आ रहा है, तो ये हमारा A होगा। ठीक है, तो ये हमारा 780 रहा है, लेकिन अब करीब तो इसके है, इसके तो नहीं है, इस वजह से 770 है। नाउ 2 cars X and Y are positioned as shown at time t is equal to 0। They are traveling in the same direction। X is 50 meter behind Y and has velocity of 30 meter per second। Y has a constant velocity of 20 meter per second। Now what is the value of t when x is level with y। मतलब x जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी कितने टाइम में पहुँचेगा। अब हमने इसमें क्या करना है कि इसमें पहले इसकी ये निकाल लेते हैं कि इसकी रिलेटिव इसकी स्पीड कितनी है। v रिलेटिव इसकी कितनी है, स्पीड v है इसकी 30 - 10 डॉपलर इफेक्ट के तहत, तो ये -20 हो जाएगा। तो ये इसका आएगा v रिलेटिव टू y, उसकी कितनी है, इसकी रिलेटिव 10 है स्पीड। तो अब उसको कितना टाइम लगेगा इसको अप्रोच करने में, तो मतलब इसको अप्रोच करने में इतना टाइम लगेगा। v इज इक्वल टू d/t, उसने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसमें a तो 0 हो जाता है, इस वजह से हम a लगाएंगे नहीं। तो t और ये a क्या है, मतलब v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² होता है ना, तो हम इधर a लगाएंगे नहीं और हम जब यहाँ पे s/u कर देंगे इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू s/u क्या होता है,
S क्या है हमारा 50 और U क्या है हमारा 10, तो T हमारा आ जाएगा 5 सेकेंड हमारा आ जाएगा T। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एन आर्चर शूट एन एरो एट अ टारगेट। ठीक है, द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ एरो, द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, द ग्राफ शोज हाउ 3 डिफरेंट क्वांटिटीज P, Q एंड R वेरी विद टाइम। ठीक है, विच क्वांटिटी कुड बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये बता दिया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट। एंड विच क्वांटिटी कुड बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरो। अब मतलब ये तो पता चल गया कि एरो वगैरह हैं और ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं एरो के। तो पहले तो हम हॉरिजॉन्टल में निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि वेलोसिटी हमें हॉरिजॉन्टल में हमेशा सेम रहती है। अगर सेम रहती है तो मतलब इसका ग्राफ होना चाहिए इस तरह से। क्यों? क्योंकि डी बाय चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम ही सेम होगा। इस वजह से उसकी ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये होगा नहीं, क्योंकि ये इसका मतलब है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, हालांकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज तो आ रहा है। और इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ज़ीरो है। तो ये तो नहीं होगी, ना ही ये होगी हॉरिजॉन्टल में, ना ही ये होगी वर्टिकल में, क्योंकि वर्टिकल में भी इनिशियली या फिर एट टॉप होती है वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो, एट टॉप होती है, तो बाकी और जगहों पे डेविएट करती रहती है। तो ये P तो कहीं पे भी नहीं होगा, P इधर भी नहीं होगा, ना ही P इधर हो सकता है। तो मतलब ना A है और ना ही C है। अब ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो इसका अब मैंने आपको ये बना के दिखा दिया कि इसका कांस्टेंट होगा तो ये Q होगा। ये R भी नहीं है, तो मतलब B हमारा आंसर है। अब हम R के लिए भी चेक कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर कहीं पे आ जाए और डिफरेंट तरीके से, तो मैं आपको वर्टिकल का भी बता देता हूँ। वर्टिकल में जब हम फेंकते हैं तो इनिशियली वेलोसिटी हम मैक्सिमम से डालते हैं, तो इधर हम ग्रेडियंट अगर देखेंगे तो इधर मैक्सिमम ग्रेडियंट आएगा। ठीक है, और जब ये इधर ज़्यादा जाएगा टॉप पे ज़्यादा जाएगा, तो इसकी ग्रेडियंट देखें घटता जा रहा है। देखें इधर ज़ीरो हो गया, टॉप पे ज़ीरो होती है वर्टिकल वेलोसिटी, और फिर जब वो वापस आएगी तो फिर ये वापस से ये बढ़ती गई है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है। और जब यहाँ पे ये पहुँचेगा तो इस वक्त इसका V मैक्स होगा। इधर भी इसका ग्रेडियंट मैक्स में है, इधर भी मैक्स में है, इस वजह से R भी है। तो R हमारा और ये हमारा आंसर B बनता था। ठीक है, नाउ कम टू 16th पार्ट, 16th क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, अ पुली ऑफ रेडियस 0.40 मीटर सपोर्ट्स द वेट ऑफ 20 न्यूटन एंड, अच्छा इसकी उसने क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो रेडियस है इसका 0.4, 20 न्यूटन और 15 न्यूटन बाय मीन ऑफ अ थिन स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट किया गया है। द वेट आर मूव स्लोली रोटेटिंग द पुली क्लॉकवाइज थ्रो एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, अब इसको यानी कि फॉर एग्जांपल ये पुली थी ऐसे, अब इसको इनिशियली तो ऐसे थी, ये ऐसे ज़ीरो होगी। अब वो कह रहा है कि इसको इतना रोटेट किया गया है कि ये इधर जाएगी ना, जाहिर सी बात है ये नीचे आएगा, एक्सेलरेशन इस तरफ ज़्यादा होगी, ये डाउन इस तरफ जाएगा और ये अपवर्ड जाएगा। तो इसका मतलब ये रोटेट किस तरफ करेगा, ये इस तरह से रोटेट करेगा कि ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये 300 किधर आ रहा है, इतना हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 60 डिग्री का जो चेंज आएगा, 60 डिग्री का चेंज। नाउ वो हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज इंक्रीज इन टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वेट्स। अब जाहिर सी बात है, अब हमने निकालना जो है इसमें क्या होगा, इसमें मैं अब आपको बाद की बात बताता हूँ कि बाद में क्या होगा। बाद में ये होगा ये कि ये जो है इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, 20 न्यूटन वाले की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि कम हो जाएगी, हाइट तो कम होगी और इसकी हाइट क्या होगी, उसके रिलेटिव कम होगी बिफोर के 15 न्यूटन वाली। अब देखिए ये
कि हमें वो कह रहा है कि टोटल इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में टोटल चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज एक ही चीज़ होती है। तो चेंज इन जी पी ई इज इक्वल टू एम जी एच, एम जी चेंज इन हाइट। अब यहाँ पे एम जी ये है और इसका एम जी ये है, तो आपने क्या करना है, 20 इंटू हाइट 1 निकालनी है इसकी हाइट, और -15 इंटू हाइट 2 निकालनी है। मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब इसमें चेंज इन हाइट आया कितना होगा, मतलब इसकी इतनी लेंथ थी तो ये इतना इधर इतना रोटेट किया है, तो ये इतना उतना नीचे गया होगा। आप समझ रहे हैं, इसकी आर्क लेंथ जितना रोटेट हुई होगी उतनी ही लेंथ का ये उतना नीचे गया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी आर्क लेंथ निकाल लेते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा के ज़रिए। एस इज इक्वल टू आर, आर क्या था हमारा 0.4, थीटा क्या था, हमें इसको रेडियन में करना है थीटा को, थीटा रेडियन में पाई/3 होगा। 180/3 क्या होता है, हाँ जी पाई/3 होगा। तो पाई/3 इंटू 0.4 क्या होता है 0, ये पाई/3, तो ये एस हमारा आ जाएगा 0.4188। तो अब हमारा 0.4188 यानी कि इतनी अब इसकी लेंथ आ गई। तो मतलब हाइट में चेंज कितना आया, हाइट में चेंज इतना आया कि फॉर एग्जांपल ये था एक्स, अब इसके अंदर एक्स, इसके अंदर क्या होगा हमारा, तो अब जब हमारा न्यू अब हमारी हाइट होगी तो ये क्या होगी एक्स प्लस 0.4188। तो मतलब अगर हम इसकी एक्स माइनस, क्योंकि चेंज इन हाइट अब एक्स माइनस एक्स प्लस 0.4188, तो एक्स से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स थी, तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 इंटू 0.4188 और -15 इंटू 0.4188. So when I calculate it, I am getting 2.094, मतलब 2.1, and answer is this. Now what is next? A glass tube at the close is closed at one end and has a loudspeaker at the another end. ठीक है, a stationary wave is formed with a node at the close end and of the tube when the sound has frequency and there are no other nodes, यानी कि अब अगला क्या होगा एंटी नोड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये इसकी फॉर एग्जाम्पल ये मुझे ऐसे बनाना ऐसे ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसमें ऐसे मतलब ये अगर है ना इतनी लेंथ आई है एक इसमें से इतना, यानी कि जो इसकी टोटल लेंथ है इसमें से कितना फर्स्ट हार्मोनिक इक्वेशन में, फर्स्ट हार्मोनिक उसमें कितना बन रहा है, L इज इक्वल टू λ/4 बन रहा है। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी इज़ नाउ स्लोली इंक्रीज, अब उसकी वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि क्या होगा, अब इसकी सेकंड L2 क्या होगा, यानी कि सेकंड हार्मोनिक इक्वेशन में क्या होगा 3λ/4। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट प्रोड्यूसेस द नेक्स्ट स्टेशनरी वेव। अब हमारा ये आ गया L2 इज इक्वल टू 3λ/4। ठीक है, जब हम इसको f निकालते हैं, f इज इक्वल टू v/λ होता है, तो लैम्डा की जगह पे हम इसको पहले सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेते हैं, लैम्डा को 4l/3। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम जब लैम्डा की जगह पे ये लिखेंगे तो हमारे पास 3v/4l आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जब इसको v/3 था नहीं 4l/3 करेंगे तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन आएगी ये, अब हमारे पास ये आ गई। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम इसकी इक्वेशन निकाल लें यानी कि FO की निकाल लें तो वो क्या आएगी, वो आएगी v/4l।
जब आप इसको वैसे ही पुट करेंगे जैसे मैंने अभी भी आपको पुट करके दिखाया है इसके अंदर, तो हमारा इसको इसका लेमडा क्या आता है, लेमडा इज इक्वल टू 4L। तो ये हमारा 4L की जगह पे, यानी कि इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो मतलब 3 टाइम FO होगा। ये देखिए ना, ये FO है, तो मतलब ये FO है, तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि 3FO है। तो ये हमारा आंसर ये होगा। नाउ 3 identical cells, each of electromotive force E and internal resistance R are connected as shown. Now जब भी ऐसा क्वेश्चन आना है तो आपने पहले क्या करना है कि आपने इसमें से करंट की इक्वेशन निकाल लेनी है कि करंट क्या है इसके अंदर। I इज इक्वल टू क्या होता है, EMF जो टोटल होती है, टोटल ओवर R भी टोटल। ठीक है, अब हमारे इसमें पहले हम निकाल लेते हैं कि ई कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें आ रहा है हमारे पास 3 ई आ रहे हैं हमारे पास, और 3 रजिस्टर यानी कि आर आ रहे हैं। तो 3 से कैंसिल, तो ई बाय आर हमारा करंट होगा। ठीक है, ये हमारा टोटल ई है। इसको समीशन ई कर देता हूँ और इसको समीशन आर कर देता हूँ ताकि इधर से कंफ्यूज ना हो। तो ई बाय आर वैल्यू आई है करंट की। अब हमारे पास क्या होगा, हम इसको एक्स और वाई के दरमियान में लेना चाहते हैं। तो चाहे मैं इस वे से लूँ, चाहे मैं इस वे से लूँ या चाहे मैं इस वे से लूँ, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब मैं आपको शो करवाता हूँ, पहले तो ब्लैक वाले से, ब्लैक वाला वे से शो करवाता हूँ कि उसमें क्या आया है। ब्लैक वे से शो करवाता हूँ, उसमें कैसे आया है। इसमें है हमारा, अल्लाह भला करे, इसका VXY इज इक्वल टू ई, हमारा ये पहले ई आ गया और फिर बाद में ई आ गया, ई प्लस ई, और ये नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट जा रहा है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। माइनस 2 दफ़ा है माइनस आई आर, मतलब ई 2E है माइनस 2IR है, और ये क्या हो जाएगा 2E माइनस 2 इंटू ई बाय आर इंटू आर, आर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2E माइनस 2E इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 आता है। नाउ अगर हम इसको इस तरह से चलाएं तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ये होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव के वे में आ रहा है। तो मतलब हम पहले इसको क्या लेते हैं, VXY इज इक्वल टू IR माइनस, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये हम इसको माइनस ई ले लेंगे। VXY इज इक्वल टू आई की जगह हम ले लेंगे ई बाय आर और इंटू आर माइनस ई, आर से कैंसिल हो जाएगा। VXY इज इक्वल टू ई माइनस ई, VXY क्या होगा 0, तो हमारा आंसर फिर भी 0 आता है। ठीक है, नाउ अब हमारा आ रहा है 2021 V12। द ग्राफ shows the variation with time t of the velocity of a vehicle moving in a straight line। ठीक है, नाउ अब उसने वेलोसिटी का ग्राफ कर्व बनाया हुआ है उसने, तो ये ग्राफ का लाइन नहीं है, ये कर्व है। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ कर्व हम क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं अगर हमें कुछ भी चीज़ चाहिए होता है। द व्हीकल मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, बिगिन टू एक्सेलरेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल एट टाइम t इज इक्वल टू 3 के उसके ऊपर हमने व्हीकल की बनानी है, निकालनी है एक्सेलरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो इस जगह पे टेंजेंट बना लेंगे इसका। ठीक है, आपने इस तरह से बनाना है कि बिल्कुल जो उसका कर्व होता है, फॉर एग्जांपल ये जो ये कर्व है, तो बिल्कुल उसके ओवरलैप इर्द गिर्द के पॉइंट के ऊपर करे। आपने फोर्स नहीं करना है कि वो किसी चीज़ के ऊपर कट करे। ठीक है, आपने फोर्स बिल्कुल नहीं करना कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कट कर रहा हो या यहाँ पे कट कर रहा हो, आपने फोर्स उसको किसी चीज़ पे भी नहीं करना, टेंजेंट को। ठीक है, अब आप इसका जब बनाएंगे तो इसका एक पॉइंट ये है, फॉर एग्जांपल इसका मैं ले लेता हूँ 10 माइनस
और ये ले लेता हूँ 1.8, 1.8 डिवाइडेड बाय 6, 6 माइनस ज़ीरो, तो 10 माइनस 1.8 इज़ 8.8, नहीं 8.2 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारे पास आता है 1.366। तो हमारे पास जो आंसर इसके करीब करीब आ रहा है वो सी है। ठीक है, हमने बस इसमें टेक्निक आनी चाहिए कि इसके टेंजेंट बनाते कैसे हैं। टेंजेंट ऐसे बनाते हैं कि आपने इसको फोर्स नहीं करना और उसकी जो ओवरलैपिंग है बिल्कुल उसके कर्व के जो साथ, फॉर एग्जांपल ये वाली जगहें हैं और ये वाली जगह हैं, उसके ऊपर भी बन रहा हो कर्व। ठीक है, बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर करना है और फोर्स उसको बिल्कुल नहीं करना है कि वो किसी एक्यूरेट पॉइंट को टच करे। नाउ अ स्टोन इज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर एट कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी विच एनर्जी चेंज इज अकरिंग। नाउ उसने ये कहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो स्टोन गिर रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि बॉल जब गिर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन तो हो जाती है ज़ीरो और काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही नहीं आएगा, चेंज आएगा ही नहीं काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज़ीरो होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो किसी चीज़ में चेंज हो ही नहीं रही होगी और ना ही कोई चीज़ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होगी, ये बात तो कन्फर्म हो गई क्योंकि कांस्टेंट है। तो बच्चे यही से कंफ्यूज हुए होंगे, उन्होंने ये वाले चीज़ें कर दी होंगी, लेकिन इसमें यह है कि ग्रेविटेशन इज़ कन्वर्टिंग इनटू, आपने पढ़ा होगा जब कोई बाल चीज़ गिर रही होती है तो उसके ऊपर तीन चीज़ें फोर्स एक्ट कर रही होती हैं, तीन एनर्जी की कंजर्वेशन हो रही होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक जीपीई होती है और एक होती है थर्मल एनर्जी। जब इसके ऊपर चेंज आ ही नहीं रहा, जब इसके ऊपर चेंज आ ही नहीं रहा क्योंकि ये कांस्टेंट है, जब इसके ऊपर चेंज आ ही नहीं रहा तो अब क्या होगा, जीपीई टॉप से जब नीचे आ रही होती है तो वो डिक्रीज करती है, तो जाहिर सी बात है जीपीई ने ही थर्मल एनर्जी में चेंज होना है, तो इसका आंसर सिर्फ ए होगा। नाउ अब अगला पार्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 22 of the same year. Two particles in a progressive wave are a distance 10 centimeter apart. The two graph shows the variation with time t of the displacement d of the two particles. अब उसने दो पार्टिकल्स हैं जो कि 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो करवाया हुआ है, कोई किधर से रिलीज़ हो रहा होगा कोई किधर से रिलीज़ हो रहा होगा, लेकिन फ़र्क कितना है कि वो 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ, इसको मैं ये फॉर एग्जांपल ये है और ये है, ये फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किसी तरह इस तरह से होगा कि ये नेगेटिव में उसके यानी कि ये ऊपर जा रहा होगा और ये नीचे आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा, इस तरह से ही होगा, लेकिन है ये 10 सेंटीमीटर पार्ट हमेशा। अब व्हाट कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू ग्राफ, अब ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अगर मैं इसको बनाऊं कॉन्टीन्यूस कर्व, इसका मैं एक कॉन्टीन्यूस कर्व बनाता हूं, ये इस तरह से होता है। उसने कहा है कि दो चीज़ें हैं 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, मतलब और इसमें फ़र्क कितना है, इसमें फ़र्क कितना है कि ये इधर होगा। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये एक अलग ही, अगर आप इसको देखें ना, फॉर एग्जांपल ये है रूम, एक बाल यहाँ से रिलीज़ की जाती है और ये एक बाल यहाँ से वो ऊपर भेजी जाती है, तो एक टाइम क्या है, ये इस पे क्या है कि ये एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट पर है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट पे है। अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट है, इसमें भी ये चीज़ें यही हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बोथ आर इन डिफरेंट, यानी कि अगर एक रेस्ट में होगी तो दूसरी ट्रफ में होनी चाहिए, अगर एक कंप्रेशन में होगी तो दूसरी रेयरफेक्शन में होनी चाहिए, इसका इस तरह से होना चाहिए। पार्टिकल इन लॉन्गिट्यूडनल वेव विद अ कंप्रेशन एंड नियरेस्ट रेयरफेक्शन, ठीक है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन में क्या होता है, दो इसी तरह ही होता है। इसमें फॉर एग्जांपल कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में जो इसको कहते हैं, कंप्रेशन में क्या कहते थे हम, इसको पीक कहते थे, पीक, और उसमें हम इसको कहते थे ट्रफ।
ट्रफ के इक्वल कंसीडर करते थे, चीज़ें दोनों में सेम हो रही होती थी डिस्टर्बेंस के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें अब यही है, देखें ये एक चीज़ पीक पे है तो दूसरी ट्रफ पे है। अगर ऐसे होगा, अगर फिर बाद में क्या होगा कि एक चीज़ अगर ट्रफ में होगी तो दूसरी पीक पे चली जाएगी, पीक पे होगी तो दूसरी ट्रफ में चली जाएगी। तो इधर इसी तरह ही है, आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ये सही लग रहा है। पार्टिकल इन लॉन्गिट्यूडनल वेव विद कंप्रेशन एंड नियरेस्ट रेयरफैक्शन, ये बात सही है, आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ये गलत है। पार्टिकल इन ट्रांसवर्स वेव विद अ पीक एंड द नियरेस्ट ट्रेव आर नो, दे आर नॉट सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर अपार्ट, क्योंकि वो डिफरेंट एक्सट्रीम के साथ रिलीज़ हो रहे हैं, और डिफरेंट एक्सट्रीम के साथ रिलीज़ हो रहे हैं, और उनके दरमियान में डिस्टेंस हमेशा 10 सेंटीमीटर ही पार्ट होगा। तो 2020 वाले तो कार दो, वो बात तब होती अगर वो सेम एक्सट्रीम से रिलीज़ होते लेकिन बाद में होते, और फिर उनका पॉइंट इस तरह से होता है कि एक इधर होता तो एक इधर होता, तो 20 सेंटीमीटर पार्ट तब होते, अभी नहीं होंगे। पार्टिकल इन ट्रांसफर वेव विद 2 एडजेसेंट पीक, ये इधर देखें यही बात हो रही है, 2 एडजेसेंट पीक वाली बात हो रही है, ये वो बात नहीं है। 2 एडजेसेंट पीक वाली होती तो फिर दूसरी बॉल भी यहाँ से ही रिलीज़ करनी होती, तो दूसरी बॉल का ग्राफ भी फॉर एग्जांपल या ऐसे बनना था या इस हिसाब से ऐसे बनना था, तो वो यहाँ पे सीन नहीं है, तो इसका ए ही है। नाउ अब अगला ये वेरिएंट आ गया, मई जून का है, पहला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है। नाउ अ स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट एंड द हाइट ऑफ drop from a height h above the ground. The ball hits the ground after a time t. This is repeated for a number of different heights. The graph shows variant of h with t square of the ball. Now अब h है और t square है, what is g? उसने क्या कहा है, उसने कहा है number of different heights और which give acceleration of the ball. तो मतलब इसमें s इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर वाला होगा, s इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टी। तो उसने क्या फ्रॉम रेस्ट, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो को हम कंसीडर नहीं करते, 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ अब उसने कहा है कि h है, h इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, h इज इक्वल टू हाफ ए, अब हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें x क्या है, x है टी स्क्वायर है, तो a क्या होगा, ये m है g क्या होगा इसके इक्वल। बच्चों ने वही गलती की होगी कि 1/2 को उसके इक्वल नहीं पुट किया होगा, तो g है 1/2 a के इक्वल। तो उसने क्या व्हाट गिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल कैसे है कि ए को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे तो 2g आएगा, 2g ये है, ये गलत। बच्चों ने मेरे ख्याल से ये वाला सही किया होगा, लेकिन ये गलत है। उन्होंने समझा होगा कि इसको इसके इक्वल रखना चाहिए, हालांकि ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकती, 1/2 को भी तो काउंटरैक्ट करना होगा हमें। नाउ 2 masses m and m, bigger m and smaller m are connected by inextensible string which pass over a frictionless pulley. Mass m rests on the frictionless slope as shown. The slope is at an angle theta to the horizontal. The 2 masses are initially held stationary and then released. फिर वो रिलीज हो चुके। The mass m accelerate down the slope, ठीक है, ये डाउन द स्लोप जाएगा। विच एक्सप्रेशन मस्ट बी करेक्ट। अच्छा, उसने एक चीज़ तो हमें ये दे दी कि डाउन द स्लोप। अब इधर M1 वाले जो बच्चे हैं इसको आराम से कर सकेंगे। M1 में हमने क्या पढ़ा था कि जब चीज़ें मूव करने वाली होगी तो जिस तरफ जोन सी भी मूव करने वाली होगी उसकी जो फोर्स है F फॉर एग्जांपल M है वो ग्रेटर देन होगी F M छोटे m से। क्यों? क्योंकि इस तरफ ये ग्रेटर है तो इस तरफ यही जाएगी। तो अब इसमें वही चीज़ होगी जो M1 में होती है। तो पहले FM क्या है हमारा, FM हमारा वेट ये वाला ले लेते हैं, जो कि X तो इस तरफ कर रहा है
एक्ट इस तरफ कर रहा है, लेकिन हमें ये वाला लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम जी। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट में इसका हम यूँ ले लेंगे, जिस तरफ वो एक्ट कर रहा है ये लेंगे हम, एम जी साइन थीटा, जिस तरफ एक्ट कर रहा था उस तरफ ले लेंगे। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के वगैरह होता है। मतलब जब वेट जब स्लोप पे होता है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा के टर्म में होता है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा के टर्म में होता है। अब इसकी लॉजिक तो M1 में समझिएगा या फिर लेक्चर्स में समझिएगा फिज़िक्स के अपने, तो इसमें लॉजिक यही होती है। ठीक है, और इसकी क्या होगी ये तो सीधा सीधा ये स्लोप पे है ही नहीं, तो एम जी साइन थीटा, हम इसको नीचे साइन थीटा तो होगी नहीं, तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जी से कैंसिल। ठीक है, तो इसको हम इधर भेज देते हैं, सारी चीज़ें साइन थीटा के टर्म में है, कोस थीटा वाली तो चीज़ें होंगी नहीं, तो साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन m/m। तो m/m ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। ठीक है, ये ये देखिए ना, अब मैं आपको एक चीज़ याद करवाता हूँ कि ऐसे हम ये सी की स्टेप में है तो हम इसको स्मॉलर देन कहेंगे कि ये स्मॉलर देन है, और उसके जो ऑपोजिट होता है तो वो ग्रेटर देन होगा। मैंने इसको इस तरह से याद किया क्योंकि ये सी के शेप में है, सी इज़ प्रोनाउंस्ड लाइक द स्मॉलर, तो इस वजह से मैंने इसको याद किया हुआ है। 4 coplanar forces are acting on rigid rod as shown. The rod is hinged at point P. Which force produce the greater momentum? अब मोमेंटम का क्या फार्मूला है, मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब इसमें से कौन सी जो है वो ग्रेटर प्रोड्यूस करेगी, पहले तो ए पे चेक कर लेते हैं। ए पे कितनी है, फोर्स है उसकी परपेंडिकुलर फोर्स है उसकी 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1, तो ये तो हो गया 10। बी पे कितना है, बी पे चेक कर लेते हैं, बी पे होगा ये, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो हम फोर्स को तो 6 साइन 30 इंटू 2, क्योंकि ये 1 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 साइन 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। और सी पे क्या होगा, इधर पार्ट 5 को एंड करना है मैंने, फिर आगे पार्ट और बनाने हैं। 2 इंटू 3, क्योंकि ये 2 है और ये 3 है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये मैंने इस वजह से किया हुआ है क्योंकि मैंने आगे भी मैंने वो करने हैं ना, आगे भी मैंने और पार्ट पे बनाने हैं, क्योंकि ये टाइम इसकी ज़रा मैंने सोचा हुआ है कि 30 मिनट्स का टाइम होना चाहिए। डी है इसका, ये 4 इसकी मीटर है डिस्टेंस, 4 इंटू 4 साइन 30 इंटू 4 इंटू 4 साइन 30 विच इज़ कमिंग एट 8, तो 10 हमारा आ रहा है, तो ए मतलब आंसर होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूँ। जब ये मैं इसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर जब ये वीडियो एंड हो जाएंगी, मतलब सीरीज़ एंड होगी, मेरे ख्याल से 8th पार्ट पर सीरीज़ मैं एंड कर दूंगा ये वाली, या 10th पार्ट पे। तो जिस पार्ट पे भी एंड हो जाएगी ना, 8th होगी या वो 10th होगी, तो उसमें मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा पूरे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 या 8 तक, जितने भी मैंने सोल्व अनसोल्व करवाए हुए हैं, इसकी मैं सोल्व भी लगा दूंगा और अनसोल्व भी लगा दूंगा, ताकि आप बच्चे प्रैक्टिस कर सकें, आइंदा आने वाले भी और अब वाले भी।